नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर को, और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला हमसे पूछ रहा है बच्चों इस चैप्टर का कि अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं अभिलेख के अध्ययन को, बी खुदाई से मिले अवशेषों को, ऑप्शन सी पुरातत्व स्रोतों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं बच्चों? जो व्यक्ति अभिलेखों का अध्ययन करता है वही अभिलेख शास्त्री कहलाता है, और इसी कला को हम क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन करना। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला। तो बच्चों आप सभी जानते ही होंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। प्रश्न तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाला, और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। तो ऑप्शन ए 1820 के दशक में, ऑप्शन बी 1830 के दशक में, ऑप्शन सी 1840 के दशक में, ऑप्शन डी 1850 के दशक में। तो बच्चों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 के दशक में निकाला गया था। तो और अगर इसको एग्जैक्ट डेट की बात करें हम, तो ये 1838 की कहानी है बच्चों। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में हमसे पूछ रहा है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पाँचवें में हमसे पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हमारा बौद्ध ग्रंथ होते हैं, और उनमें बच्चों किसको सबसे प्रसिद्ध शासक बताया जाता है? तो अशोक को सबसे प्रसिद्ध शासक बताया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में हमसे पूछ रहा है कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं वो डैश कहलाते हैं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। तो अभिलेख ही होते हैं जो पत्थर, धातु और मिट्टी जैसे बर्तनों की कठोर सतह पर खोद कर लिखे जाते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभिलेख। प्रश्न सातवें में हमसे पूछ रहा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ उस टाइम, ऑप्शन बी लोहे का बढ़ता प्रयोग देखने को मिला, ऑप्शन सी सिक्कों का विकास हुआ, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सभी कार्य हुए हैं, जिसके कारण हम उसको एक परिवर्तनकारी काल के रूप में हम जानते हैं। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए व्यक्ति का शासन, बी समूह का शासन, ऑप्शन सी निरंकुश शासन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओलिगार्की बच्चों ऐसे समूह के शासन को कहा जाता है बच्चों जो समूह में शासन करते हैं, यानी जो वहाँ पे शासन की प्रक्रिया जो रहती है वो सामूहिक रहती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समूह का शासन। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा जा रहा है कि लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। यानी धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कब शुरू की ब्राह्मण ने संस्कृत भाषा में, ये पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो बच्चों धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी ब्राह्मणों द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 10वां हमसे पूछ रहा है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 6ठी से 4थी शताब्दी के बीच में कौन सा जनपद जो था बच्चों, महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली बन गया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी पांचाल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6ठी से 4थी शताब्दी के बीच में बच्चों मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, यानी मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था। ऑप्शन ए अच्छी खेती की उपज, ऑप्शन बी लोहे की खादान, ऑप्शन सी हाथी की उपलब्धता, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों ही कारण मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के उत्तरदायी कारण है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 12वें में हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी, यानी शुरुआत में मगध की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगाह, ऑप्शन सी आरा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मगध की पुरानी जो राजधानी थी वो राजगाह, यानी वर्तमान में अगर देखें तो इसको राजगीर के नाम से हम जानते हैं। तो यानी राजगाह जो थी वो उसकी पुरानी राजधानी थी, लेकिन मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना को बना दिया गया था। तो अभी हम पुरानी राजधानी की बात कर रहे हैं, आप प्रारंभिक राजधानी की बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजगाह। प्रश्न 13वें में हमसे पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना डैश ने की, यानी किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना।
ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और जल्दी से मुझे इसका कमेंट में आंसर बताओ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, यानी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी मेगास्त्रीज ने, ऑप्शन डी कौटिल्य ने और ऑप्शन सी कौटिल्य ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अशोक एक मौर्य साम्राज्य का एक राजा था और मेगास्तीनिस जो था उन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखी है बच्चों। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा कौटिल्य बच गया और ये कौटिल्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त के गुरु थे बच्चों। इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी थी। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने की। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका जवाब बता दिया कि इंडिका की रचना किसने की बच्चों, तो मेगास्तीनिस द्वारा करी गई। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेगास्तीनिस कौन था बच्चों, तो यूनानी राजदूत था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 16वें में हमसे पूछ रहा है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की, यानी कलिंग को किसने हराया। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि कलिंग को अशोक ने हराया, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और संन्यास के रास्ते पर चला गया था और सभी इन्होंने युद्ध को त्याग करने की बात कर दी थी। ये लास्ट युद्ध था अशोक का, कलिंग युद्ध। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। प्रश्न 17वें में हमसे पूछ रहा है कि डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो बच्चों अशोक ही ऐसा सम्राट था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश लिखवाए थे स्तंभों पे और पत्थरों पे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में हमसे पूछ रहा है कि स्वर्णगिरी शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वर्णगिरी शब्द के अर्थ को हम सोने के पहाड़ के रूप में जानते हैं बच्चों। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। ऑप्शन ए मगध और तक्षशिला, ऑप्शन बी स्वर्णगिरी और उज्जैनी, ऑप्शन सी तक्षशिला और उज्जैनी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि मगध के प्रमुख 5 केंद्र थे, जिनमें से एक उनकी राजधानी थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। जिनमें से हम 4 प्रांतीय केंद्र की बात करें तो कौन कौन थे बच्चों, तो तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और एक और था तोसली। तो ये 4 प्रांतीय केंद्र थे बच्चों, जिनमें से व्यापारिक मार्ग पर कौन कौन से प्रांत स्थित थे, तो तक्षशिला और उज्जैनी ही ऐसे थे जो बच्चों लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वें में हमसे पूछा जा रहा है कि महामात अधिकारियों का क्या अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि अशोक ने धम्म के नियम को अपने साम्राज्य में लागू करवाया था और धम्म के प्रचार के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें महामात्य कहा जाता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धम्म का प्रचार। प्रश्न 21वें में हमसे पूछा गया है कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए राजकीय भूभाग, ऑप्शन बी अग्रहार, ऑप्शन सी कृषि भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को अग्रहार के नाम से जानते थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल का था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांडे, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम शक शासकों के बारे में पढ़ते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में हमसे पूछा गया है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश उपाधि धारण की थी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, अपने आप को देवतुल्य बताने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवपुत्र। प्रश्न 24वें में हमसे पूछा गया है कि गुप्त शासकों का इतिहास डैश की सहायता से लिखा गया, यानी इतिहासकारों ने किन किन चीज़ों की मदद से गुप्त शासकों का इतिहास लिखा है। तो ऑप्शन ए साहित्य की मदद से, ऑप्शन बी सिक्कों की मदद से, ऑप्शन सी अभिलेखों की मदद से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, साहित्य भी प्राप्त हुए हैं, अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी। तो बच्चों प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी, हरिसेन ने करी। और हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे बच्चों, और उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने प्रशस्ति लिखी थी जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा जा रहा है कि पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बच्चों पाली भाषा में गृहपति शब्द का इस्तेमाल छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न 27वें में हमसे पूछा गया है कि हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा गया। तो बच्चों हर्ष चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। प्रश्न 28वें में हमसे पूछा गया है कि हर्ष चरित्र किसकी जीवनी है, यानी हर्ष चरित्र जो है वो हमें किसके बारे में बताता है। तो बच्चों हर्ष चरित्र जो है वो किसकी जीवनी है, किसके बारे में बताता है, हमें हर्षवर्धन के राजा के बारे में बताता है, जो कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। ठीक है, तो कन्नौज के शासक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। प्रश्न 29वें में हमसे पूछ रहा है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, यानी किसने हर्ष चरित्र को लिखा था। तो बच्चों वाण भट्ट के द्वारा
हर्षचरित को लिखा गया था। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों हर्षचरित्र से रिलेटेड कि ये किसकी जीवनी है। तो हर्षवर्धन की। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ये आप बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो हर्षवर्धन है वो कहाँ के राजा थे? तो कन्नौज के राजा थे। आपको ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 30वें में हमसे पूछ रहा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो बच्चों ये किसकी पुत्री थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो कि राजकुमारी बनने के बाद भूमिदान करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 31वें में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता था? यानी श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है जमींदारों के संघ को, ऑप्शन बी किसानों के संघ को, ऑप्शन सी व्यापारियों के संघ को, और ऑप्शन डी अधिकारियों के संघ को। तो बच्चों व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था, यानी व्यापारियों के ग्रुप को हम श्रेणी शब्द के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32वें में पूछा गया है कि पेरिपल्स यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ डैश है, यानी पेरिपल्स का अर्थ क्या है जो यूनानी भाषा का शब्द है। तो बच्चों पेरिपल्स को हम समुद्री यात्रा के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री यात्रा। प्रश्न 33वें में हमसे पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है हमें? तो बच्चों अशोक काल जो लिपियां हैं, यानी अशोक की जो लिपियां हैं उसके अंदर हमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का अर्थ किसने निकाला था बच्चों? तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। और कब निकाला था? तो 1830 का दशक कह सकते हो, या फिर पूरी डेट 1838 कह सकते हो। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34वें में हमसे पूछा गया है कि मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन करना, बी धातु का अध्ययन करना, ऑप्शन सी अभिलेख का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का मतलब सिक्के होते हैं बच्चों, तो सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35वें में हमसे पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने अभी इसका आंसर बता दिया बच्चों कि 1838 में निकाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36वें में हमसे पूछा गया है कि कनिष्क डैश शासक था, यानी कनिष्क जो था बच्चों वो किस वंश का शासक था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों ऑप्शन ए है कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी चोल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37वें में हमसे पूछा गया है कि अभिलेख की साक्ष्य सीमा क्या है, यानी अभिलेखों की लिमिटेशंस क्या होती है, हम उनको कब तक पढ़ सकते हैं। तो और अभिलेखों की कमियां क्या होती है बच्चों? तो वो उनके अक्षर धुंधले भी हो जाते हैं। ऑप्शन बी भी हमें दिया गया है कि अभिलेखों का टूट जाना, तो कभी कभी अभिलेख इतिहासकारों को टूटे हुए प्राप्त होते हैं, या फिर कभी कभी वो नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये तीनों ही कारण जो है वो अभिलेखों की साक्ष्य सीमा के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 38वें में हमसे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 180 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 192 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी 197 ईसा पूर्व। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्ष तक चला था, यानी 150 वर्ष तक शासन किया था मौर्य साम्राज्य ने। तो साम्राज्य का अंत कब हुआ था बच्चों? तो हम इसको लगभग 185 ईसा पूर्व में मानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39वें में हमसे पूछ रहा है कि हर्षवर्धन कौन थे? तो इसका आंसर मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था बच्चों, हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40वें में पूछा गया है कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने करी? तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका इजी क्वेश्चन का जवाब दो कि धम्म का सिद्धांत की शुरुआत किसने करी थी, यानी कौन से राजा ने करी थी। प्रश्न 41वें में हमसे पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो बच्चों मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियों को संभालने के लिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो बहुत ही एक विशाल सेना थी, तो उसको संचालित करने के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनाई गई थी। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है बच्चों? तो इंडिका पुस्तक के अंदर मिलता है। और इंडिका पुस्तक के राइटर कौन है? तो मेगास्थनीज जिसके राइटर थे, जो कि यूनानी राजदूत थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42वें में हमसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं शक शासकों ने, ऑप्शन बी सातवाहन शासकों ने, ऑप्शन सी कुषाण ने, और ऑप्शन डी गुप्त शासकों ने। तो बच्चों जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसने जारी किए। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।